अभी जिन जिन को लगता है क्या मेरा ऑडियो क्लियर नहीं है, उसका भी बंदोबस्त मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे एक माइक लगाऊंगा, ब्लूटूथ से कनेक्ट करूंगा तो ऑडियो भी क्लियर आ जाएगा, ठीक है ना। अभी थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रोवाइज हो रहा है, एकदम से तो मैजिक मैं नहीं कर सकता। तो आज केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 5 है, जहाँ पे हम इंटीग्रेटेड ब्रेड लॉ को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये इंटीग्रेटेड ब्रेड लॉ को अभी डिस्कस करेंगे। देखो ये जगह मैंने ऐसे किया था क्योंकि यहाँ पे लाइट जल रहा है, कंट्रोल मेरे मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेटेड ब्रेड लॉ, ठीक है। अभी इंटीग्रेटेड रेट लॉ में क्या है, हमारे पास क्या है, जीरो ऑर्डर। हमारे सिलेबस में क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन, ये हमारे सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर है जेई मेन एंड एडवांस के लिए, और सेकंड ऑर्डर तक ही हम जाएंगे, उससे ज्यादा हम नहीं जाएंगे, ठीक है। और फ्रैक्शनल ऑर्डर है बट उसका डेरिवेशन हमको नहीं चाहिए। फ्रैक्शनल ऑर्डर है बट उसका डेरिवेशन हमको नहीं चाहिए। ये बोर्ड एग्जाम के लिए जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ये दोनों। कोई 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 एक्सेप्शनल केस में सेकंड ऑर्डर को भी हम कंसीडर कर सकते हैं, इससे ज्यादा हमारे पास नहीं है। तो जो भी इंटीग्रेशन जिसको मालूम है वो लोग तो समझ जाएंगे। ऐसे भी इंटीग्रेशन बहुत ही इजी है। मेरे मेरे हिसाब से तो डिफरेंशिएशन से तो इंटीग्रेशन ज्यादा ज्यादा इजी है। अभी देखो रेट लॉ में हम क्या चलाएंगे, देखो फॉर अ सिंगल reactant for a single reactant reaction where for a single reactant reaction where the chemical equation has the form, तो रिएक्टेंट हो गया ये सिंगल रिएक्टेंट जहां से हमको ये प्रोडक्ट मिल रहा, ठीक है। अभी ये तक तो ठीक है ना, ये तो हमको मालूम है। अभी एक सिंगल रिएक्टेंट जब लेंगे तो प्रोडक्ट हो जाएगा। ऐसा प्रोडक्ट हो रहा है वो तो बाद में बात का बात है, प्रोडक्ट हो रहा है। एक सिंगल स्टेप देखो, ठीक है। अभी देखो as the rate law is assumed to be form of rate is equal to the rate law with respect to reactant अभी एक्सप्रेस करेंगे। तो रिएक्टेंट ये है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, तो माइनस डीडीटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉर्मल। ये जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, फ्रैक्शन ऑर्डर कुछ कंसीडर नहीं किया। अभी सिर्फ रेट हमने लिखा, रेट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टर ये हो गया, ठीक है। अभी अभी इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म कैसे लिखेंगे, देखो। तो रेट इक्वल टू माइनस डीडीटी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ। अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ इसका और एक एक्सप्रेशन है, रेट कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर n, मतलब इसका ऑर्डर n है। इसका n का वैल्यू कितना है हमको मालूम नहीं है। तो where n equal to order of reaction with respect to reactant A, ठीक है।
देखो हो गया, लिखा कंप्लीट हो गया ना, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में हमको तीन केस हमको मिलता है। द थ्री cases can be treated, अभी नॉर्मल केसेस नहीं है, थ्री इंपॉर्टेंट केसेस कैन बी ट्रीटेड। क्या हो सकता है? एक केस में हो सकता है क्या, ऑर्डर जीरो हो सकता है। दूसरा केस में क्या हो सकता है, ऑर्डर वन हो सकता है। तीसरा केस में ऑर्डर टू हो सकता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, these are called zeroth order, जब n is equal to zero, फर्स्ट ऑर्डर जब n is equal to वन, सेकेंड ऑर्डर जब a equal to टू होता है, ठीक है ना। respectively, the method for finding the rate law involves assuming that the reaction is first order graphing the concentration and time graph और डेटा। इसका मतलब क्या हुआ, हम एज्यूम कर लेते हैं कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। अभी ग्राफ में हम प्लॉट करेंगे क्या, कॉन्सेंट्रेशन और टाइम। कॉन्सेंट्रेशन और टाइम को प्लॉट करके हमको एक ग्राफ मिलेगा, इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू हमको चाहिए, टाइम का वैल्यू भी हमको चाहिए। इन अ वे that should gives a straight line and the rejecting and rejecting the hypothesis that the reaction is first order if the graph or resultant line is not a straight line then the process is repeated for second order
and zeroth order. अभी मैं 10 सेकेंड हो गए ना, अभी मैं 10 सेकेंड दे रहा हूँ, 10 सेकेंड में इसका आंसर ये जो लिखा मैंने ये तो इसको कंप्लीट करो 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में दे रहा हूँ, इसको कंप्लीट करो। टेन सेकेंड हो गया। अभी देखो क्या है, तीन केस है यहाँ पे, ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, जीरो ऑर्डर हो सकता है या सेकेंड ऑर्डर हो सकता है। अभी पहले हमने क्या करा, एजम्पशन को ही हम हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसको हम एजम्पशन लेते हैं मतलब ये हो सकता है, उसको हम हाइपोथेसिस लेते हैं। जब हाइपोथेसिस प्रूव हो जाता है तो वो लॉ हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, अभी ग्राफ में कंसंट्रेशन और डेटा टाइम को डेटा में जब बिठाएंगे स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा तो वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगा। तो जो assumption व हाइपोथेसिस हमने पकड़ा था वो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर सेकेंड ऑर्डर के लिए हम टाइम और कंसंट्रेशन को प्लॉट करेंगे, या जीरो ऑर्डर के लिए टाइम एंड कंसंट्रेशन प्लॉट करेंगे। वहां पे ग्राफ का नेचर क्या आएगा उसके बेसिस से assumption प्रूव होगा या नहीं होगा। assumption प्रूव होगा तो जीरो ऑर्डर का assumption जीरो ऑर्डर पकड़ेंगे, तब फर्स्ट ऑर्डर का assumption ठीक होगा तो वो लॉ हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर का assumption ठीक हो जाएगा तो वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ हो जाएगा। तो assumption और हाइपोथेसिस जब प्रूव हो जाता है तब उसको हम लॉ कहते हैं, तब उसको हम लॉ कहते हैं, ठीक है ना। अभी हम डेरिवेशन करेंगे किसका, जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर का मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जब जीरो होगा उसका डेरिवेशन अभी करेंगे। देखो तो पहले पहला केस है केस 1, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब n इज इक्वल टू 0 तब हो जाएगा, ठीक है। तो कब होगा, फॉर अ रिएक्शन where the chemical equation has the form A arrow products, reactor मिल गया, प्रोडक्ट हमको मिल गया, and the rate law is assumed to be in the form, and the rate law is assumed to be in the form, लिखेंगे क्या, rate is equal to with respect to concentration of reactant decrease कर रहा है minus ddt of concentration of A। अभी रेट लॉ से एक्सप्रेस करेंगे, रेट लॉ मतलब रेट कांस्टेंट K into concentration of A to the power n। n मतलब ऑर्डर, कितना वैल्यू है मालूम नहीं है तो n इसको यहाँ पे n हम नहीं, इसका वैल्यू n का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा क्योंकि हमने एज्यूम किया, हमने पकड़ लिया क्या, ऑर्डराइजेशन 0 होगा। तो पहला वाला केस तो हमने लिखा था क्या, ये रिएक्टर उससे कॉन्टैक्ट मिल रहा है तब रेट क्या हुआ, रेट इज इक्वल टू माइनस डी बाय dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए। रेट कभी नेगेटिव नहीं होता है बट ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है इसलिए हमने माइनस से यूज किया। अभी रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए हमने पकड़ लिया था, इनका वैल्यू 0 होगा तो ये 0 होगा, इनका वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। अभी इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, कैसे इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो पकड़ लेते हैं क्या, इंटीग्रेशन
concentration of dA equal to K इंटीग्रेशन dt। तो इसको हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये वाला केस को हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं क्योंकि इसमें टाइम का डिफरेंस है और कॉन्सेंट्रेशन का भी डिफरेंस है और यहाँ पे माइनस साइन देना पड़ेगा। ठीक है, लिमिट हम उठाएंगे टाइम इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0। तो इनिशियल जब शुरू में कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू क्या होता है C0, जब टाइम t इज इक्वल टू t होता है तब कॉन्सेंट्रेशन C सब्सक्रिप्ट t हो जाता है। इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करके क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये मतलब एक, इसका मतलब हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है ना, अभी इस माइनस साइन को प्लस करने के लिए उलट जाएगा, इस माइनस साइन को प्लस करने के लिए ये उलट जाएगा। तब हम क्या लिख सकते हैं, तो पहले हम लिखते हैं माइनस को ही कंसीडर करो, माइनस यहाँ पे फाइनल लिमिट ct माइनस इनिशियल लिमिट c0 हो गया। लिमिट को हमने बिठा दिया, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, और यहाँ पे k t का भी एक वैल्यू है ना, k t अभी t का भी वैल्यू है, t का भी लिमिट है। इनिशियल लिमिट t इज इक्वल टू 0, फाइनल लिमिट t इज इक्वल टू t। इसको अभी ज्यादा सिंपलीफाई करेंगे तो कैसा आएगा, अभी इस माइनस को प्लस करना है तो क्या करेंगे, C0 को पहले गिरा देते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाता है क्या C0 माइनस Ct। तो माइनस साइन को हटाने के बाद ये हो जाता है इक्वल टू k। फाइनल लिमिट की है, इनिशियल लिमिट 0 है, तो हो जाता है क्या फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, तो हो जाता है k t। तो हम लिख सकते हैं क्या C0 माइनस Ct इज इक्वल टू k t। ठीक है, ये हमको मालूम है क्या रेट कांस्टेंट। ठीक है ना, हाँ, तो k t हो जाता है, ये होगा हमारा पहला वाला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाता है, सपोज सपोज हमको रेट कांस्टेंट को निकालना है, इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू कंसंट्रेशन C0 माइनस Ct डिवाइडेड बाय t। और हम लिख सकते हैं टाइम नहीं दिया हुआ है, टाइम निकालना है, तो रेट कांस्टेंट यहाँ चला आएगा, टाइम यहाँ चला आएगा। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं t इज इक्वल टू C0 माइनस Ct बाय k। तो एक इक्वेशन मालूम हो जाएगा तो दूसरा फॉर्म ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 10 सेकंड में खत्म करो। अरे यूनिट ऑफ k को निकालना है, तो सपोज ये इक्वेशन 3 हो गया और इसको हम इक्वेशन 2 पकड़ लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 हो गया ये वाला। अभी यहाँ से हमको रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना है। तो रेट कांस्टेंट के यूनिट को k क्या होता है, k इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 ये हो गया क्या C0 माइनस Ct बाई t। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट हमको मालूम है, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। हाँ, तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, इसका यूनिट हो जाएगा क्या मोल पर लीटर। और नीचे टाइम, नीचे हो जाता है टाइम, इसको हम सेकंड पकड़ लेते हैं। ठीक है, इसको ऊपर में उठाएंगे तो क्या होगा मोल
मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये हो गया रेट कांस्टेंट का यूनिट हो गया, और रेट का यूनिट भी यही है। रेट कांस्टेंट का यूनिट जो है, रेट का भी यूनिट वही है। तो यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन unit of rate constant K is equal to rate equal to mole meter inverse second inverse. ठीक है, ओके ठीक है ना। अभी देखो रिएक्शन को खत्म करने के लिए कितना टाइम हमको लगता है। रिएक्शन को हमको खत्म करना है, रिएक्शन को खत्म करना है मतलब एकदम फिनिश, मतलब फाइनाइट टाइम हमको लेना है रिएक्शन को खत्म करना। रिएक्शन को खत्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा ये मुझको पहले बोलो। 30 सेकंड में दे रहा हूँ, 30 सेकंड में बोलो रिएक्शन को खत्म करने के लिए कितना टाइम लगता है। टाइम फॉर कंप्लीशन हो जाएगा C0/K। ये होता है टाइम फॉर कंप्लीशन, जहाँ पे Cp का वैल्यू 0 हो जाता है। अभी देखो हाफ लाइफ पीरियड हमको निकालना है। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या चीज होता है? हाफ लाइफ, हाफ लाइफ हम किसको बोलते हैं? हाफ लाइफ अर्धायु, हाफ लाइफ इसका हाफ लाइफ मानो तो अर्धायु ई हाफ। ई हाफ मतलब जितना तुमको दिया हुआ है उसका 50% कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है। The time taken, the time taken for completion 50% of reaction is called half life period. বিক্রিয়ার অর্ধাংশ সম্পূর্ণ করতে যে সময় লাগে ताके अर्धायु हाफ लाइफ बने। तो हमारे पास एक्सप्रेशन है, क्या एक्सप्रेशन है? P is equal to C0 minus Ct divided by K, ये वाला एक्सप्रेशन है। तो जब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाएगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाए तो हम लिख सकते हैं क्या? at T is equal to T half। मतलब जब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन Ct इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0 का हाफ हो जाएगा, मतलब C0 into हाफ, मतलब हो गया क्या? C0/2। तो ये वैल्यू हम, ये इक्वेशन कितना नंबर इक्वेशन है, इसे इक्वेशन 3 में बिठा देंगे। putting the values of T is equal to T half and Ct is equal to C0/2 in equation 3, we get T के जगह पे T हाफ हो जाएगा, T हाफ C0 को C0 ही रहने दो, Ct का मतलब C0/हाफ हो जाएगा, C0/हाफ मतलब ये हाफ में 1/2 नीचे चला आएगा और नीचे ये है, ठीक है। ऐसे लिखना तो
डाउट सिचुएशन क्रिएट कर रहा है C0, C की जगह हम लिखेंगे C0/2, ठीक है। तो यहाँ पे C0 जब कॉमन लेंगे ना, यहाँ पे जब C0 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस हाफ, तो 1 माइनस हाफ मतलब हाफ हो गया डिवाइडेड बाय k, तो हम लिख सकते हैं क्या C0 डिवाइडेड बाय हाफ इनटू k, हो जाएगा क्या, ओके। ये हो गया हाफ लाइफ पीरियड के इक्वेशन, तो हम लिख सकते हैं therefore t half is equal to C0 by, ठीक है। तो हाफ लाइफ इक्वेशन ये है, ये इक्वेशन 4 हो गया। तो यहाँ से एक बात हम कह सकते हैं क्या, ये कांस्टेंट को जब निकाल देंगे ना, ये तो कांस्टेंट है, ये नंबर 2 भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट टर्म को जब निकाल देंगे तब एक इक्वेशन एक रिलेशन प्रूव होगा क्या हाफ लाइफ के साथ इनिशियल कंसंट्रेशन का डायरेक्ट रिलेशन। तो लिख सकते हैं क्या therefore t half directly proportional C0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। तो लिख सकते हैं क्या हाफ लाइफ पीरियड is directly proportional to initial concentration অর্থায়ন প্রাথমিক গাঢ়ত্বের সাথে সমানুপাতিক। अब इसका ग्राफ हमको निकालना है, इसका ग्राफ हमको भी निकालना है। ग्राफ हमको हमारा इक्वेशन क्या है, हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का इक्वेशन है ना, कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का इक्वेशन है। तो टाइम t is equal to C0 minus CT by K, ये है ना। अभी सिर्फ इसको हम एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म पकड़ लेते हैं क्योंकि K तो एक रेट कांस्टेंट है, इसको तो हम बुझा नहीं सकते, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फिक्स्ड है और ये चेंज हो रहा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गए तो ये तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू फिक्स्ड है। तो अभी टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ जो प्लॉट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन के साथ टाइम का जो ग्राफ प्लॉट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, जितना टाइम जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट उतना डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे हो गया कॉन्सेंट्रेशन, ये और ये हो गया टाइम। अब ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है रिएक्टेंट का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन R0। ये R0 इंडिकेट करता है क्या रिएक्टेंट का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन। जब इनिशियली हम पकड़ लेते हैं तो भी रिएक्टेंट ही ओनली रहता है, तो रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये होता है R0। और ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ऐसे भी तो जितना टाइम जाएगा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन उतना डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करके करके एकदम मिनिमम में पहुंच जाएगा। टाइम जितना जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन पर डिक्रीज कर रहा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ये थर्ड ब्रैकेट देके ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मतलब क्या होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टर, तो मैक्सिमम है R0 मतलब मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टर, ठीक है ना। तो इक्वेशन इसको हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ये वाला इसको, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को मालूम है ना y is equal to mx plus c। तो ये इक्वेशन कैसा है, ये इक्वेशन ऐसा है क्या, इसको पकड़ लो तो kt is equal to क्या होता है C0 minus ct, है ना, है तो
स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है? y is equal to mx plus c। अभी इस इक्वेशन को ऐसा फॉर्मेट में हमको लिखना पड़ेगा। मतलब ये हो जाता है y एक्सिस, तो हम पकड़ लेते हैं क्या, ये c0 माइनस ct इज इक्वल टू kt हो गया ना। अभी नेगेटिव वैल्यू इसको कैसे निकालेंगे? स्लोप कैसा होगा? स्लोप तो ये तो नहीं कांस्टेंट है, तो इसको हम y से ये हो गया mx प्लस c, ठीक है ना, mx प्लस c। अभी m क्या है? m हो जाता है स्लोप, मोती मतलब y बाई x का जो रेशियो होगा वो, तो y को तो हम ऐसे ही प्लेस कर रहे हैं और x हो जाता है t, ठीक है, हो गया ना। अब इसको जब बिठाएंगे तब स्लोप का वैल्यू क्या है? तो स्लोप का वैल्यू आएगा क्या? अभी यहाँ पे तो जब y को ऐसे बिठाएंगे तो अल्टीमेटली इसका ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? मैं बोल रहा हूँ टाइम बढ़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, तो टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन क्या है? इनवर्स रिलेशन चेंज। कॉन्सेंट्रेशन चेंज का रिलेशन क्या है? इनवर्स रिलेशन। तो स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? नेगेटिव होगा। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं क्या, स्लोप होगा क्या, स्लोप होगा के, के इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस स्लोप। इससे मैं बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम जब बढ़ रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है नेगेटिव, तो y बाई x जब बिठाएंगे तो स्लोप एक्चुअली क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप मींस y बाई x, तो यहाँ पे k हो जाता है स्लोप, क्योंकि x बराबर तो हम टाइम को बिठा चुके, x बराबर हम टाइम को बिठा चुके, तो m हो गया स्लोप, तो स्लोप हो गया k, k हो गया नेगेटिव वैल्यू। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये हो गया क्या? माइनस नेगेटिव स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में c0 माइनस ct kt, मतलब यहाँ पे इंटरसेक्ट है या नहीं है? इंटरसेक्ट है या नहीं है? है। तो रिजल्टेंट लाइन आइदर y एक्सिस और x एक्सिस को टच करेगा ना, वही हो जाता है क्या? इंटरसेक्ट। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कौन सा वाला? बट यहाँ पे तो इंटरसेप्ट का कुछ वैल्यू नहीं है, यहाँ पे इंटरसेप्ट का तो कुछ वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं बिठा सकते, क्योंकि ये जो इक्वेशन है c0 माइनस ct इज इक्वल टू kt, इसमें इंटरसेप्ट का कोई वैल्यू नहीं है, तो इंटरसेप्ट यहाँ पे हम नहीं बिठा सकते, क्योंकि ये लाइन y एक्सिस को भी टच कर रहा है, x एक्सिस भी टच कर रहा है, इंटरसेप्ट कौन सा होगा? इंटरसेप्ट यहाँ पे कुछ नहीं होगा। Generally, decomposition of gases on metal surfaces at high concentration follow zero order kinetics as rate depends on surface area
ऑफ कैटलिस्ट। तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है क्या, जब हम गैस को लेंगे और उसको जब डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोजिशन के लिए हमको कैटलिस्ट की जरूरत है। कैटलिस्ट कैसा होगा, मेटालिक होगा। अभी मेटल साइज मतलब सपोज एक मेटल को हमने पीस पीस कर लेते हो, एक मेटल का ये सरफेस एरिया है और एक मेटल हो गया इसका सरफेस एरिया ऐसा है और एक मेटल के लिए जिसका सरफेस एरिया ऐसा है। तो कैटलिस्ट जो है वो मेटल है और मेटल का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा होगा, क्योंकि हमको मालूम है रेट सरफेस एरिया पृष्ठ वाले को निर्भर करता है, सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना सरफेस एरिया होगा मेटल का एज अ कैटलिस्ट रिएक्शन रेट उतना ज्यादा होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सरफेस एरिया माने पृष्ठतल, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of reaction rate। कुछ एग्जांपल हम लिख लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। जीरो ऑर्डर रिएक्शन को जो एग्जांपल जो लिखेंगे ना वो एग्जांपल याद रखना पड़ेगा, याद रखना जरूरी है, याद रखना पड़ेगा। फॉस्फीन का एक डिकम्पोजिशन है एग्जांपल, फॉस्फीन का डिकम्पोजिशन। फॉस्फीन एक गैस है जिसको हम डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज करने के लिए हम निकेल जो है मेटल उसको कैटलिस्ट ले लेते हैं। हमको क्या मिलेगा 2p प्लस 3h2। ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। तो इसको जब हम लिखेंगे तो एग्जांपल रिएक्शन देख के तो हमको पता नहीं चलता क्या ये जीरो ऑर्डर है क्या फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि इसका तो कोएफिशिएंट 2 है। अगर इसका रेट इक्वेशन दिया होगा लाइक रेट दिया हुआ है, रेट is equal to rate constant K, concentration of pH 3 to the power 0, ये हो गया जीरो ऑर्डर। तो रेट जब दिया होगा तो हम इजीली ऑर्डर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पर रेट जब दिया नहीं होगा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट से भी हम ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हैं। बट कुछ नहीं दिया हुआ है, ओनली रिएक्शन दिया हुआ है, उससे हमको ऑर्डर कैलकुलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। ये भी गैसीय स्टेट में इसको डिसोसिएट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस मिलेगा और आयोडीन मिलेगा, जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है या लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। इसके लिए जो कैटलिस्ट यूज करेंगे गोल्ड कैटलिस्ट। इसका भी रेट क्या है, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ HI टू द पावर 0। दूसरा वाला एमोनिया का डिकम्पोजिशन। एमोनिया का डिकम्पोजिशन करने के लिए हमको प्लैटिनम का जरूरत है। ये डिसोसिएट होगा तो इनटू गैस मिलेगा हमको और हाइड्रोजन गैस भी मिलेगा। इसमें रेट हो जाता है रेट कांस्टेंट के NH3 टू द पावर 0। अभी देखो ये तो डिकम्पोजिशन हो गया, अभी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है H2 plus Cl2 in presence of sunlight H2, हमको मिलेगा क्या 2HCl। यहाँ पे रेट कैसा है, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट concentration of H2 to the power 0, concentration of Cl2 to the power 0। तो यहाँ पे देखो जितना भी हमने रेट इक्वेशन लिखा ना सब में पावर 0 है, सब में पावर 0 है। डिकम्पोजिशन ले लो या कॉम्पोजिशन ले लो, जीरो ऑर्डर मतलब पावर रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन उसका पावर 0 होगा। अब मैं 20 सेकंड दे रहा हूँ, लिख लो। हो गया तो हो गया, अच्छा है।
ठीक है, खत्म हो गया ना। अब इसका ग्राफ में चले आएंगे, जीरो ऑर्डर का कितना टाइप का ग्राफ होता है। ठीक है, लिख लो 10 सेकंड में दिया, लिख लो। हो गया ना। अभी हम चले आएंगे क्या, ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिखो जी। इसका डिफरेंट टाइप है, इसका डिफरेंट टाइप है। पहला वाला क्या है, पहला टाइप क्या है, पहला टाइप जो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑल ऑलरेडी, जहाँ पे ये होगा इंटरसेक्ट, यहाँ पे ये जीरो ऑर्डर है, along the y axis यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, और along the x axis यहाँ पे टाइम। ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है, और एक टाइप का ग्राफ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, जिसमें क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है बट रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन सेम ही है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंज कुछ नहीं हो रहा है। ये कॉन्सेंट्रेशन, ये टाइम, अभी ले लो, ये 10 सेकंड है, इन सेकंड, टाइम इन सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30, 40, सब में हम क्या देख रहे हैं, 10 सेकंड में रिएक्टर का कॉन्सेंट्रेशन ये 20 मोल पर लीटर, ये 10 10 यहाँ पे 20 मोल पर लीटर, ये 50 मोल पर लीटर, और ये होगा 40 मोल पर लीटर। ये 30 है, ये 20 है। ठीक है, अभी हमने देखा क्या, 10 सेकंड में भी रिएक्टर का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 40 है, तो रिजल्टेंट लाइन यहाँ पे रिजल्टेंट चला आता है। 20 सेकंड में भी रिएक्टर का कॉन्सेंट्रेशन सेम ही है, कितना है, 40 मोल पर लीटर। 30 सेकंड में भी रिएक्टर का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो लाइन को जोड़ेंगे, रिजल्टेंट 40 सेकंड में भी रिएक्टर का कॉन्सेंट्रेशन सेम। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, टाइम बढ़ रहा है बट रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। इसका मतलब क्या हो रहा है, टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन का, कॉन्सेंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टाइम बढ़ रहा है बट कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ये भी होता है। तो ये डॉट लाइन और यहाँ से बोल्ड लाइन ये जोड़ दें, ठीक है, क्योंकि यहाँ से लाइन शुरू करेंगे तो टाइम जीरो हो जाएगा, तो ये नहीं चाहते हम। शुरू करते हैं रिएक्शन 10 सेकंड, तो 10, 20, 30, 40 टाइम चेंज हो रहा है बट कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो हमको ये ग्राफ मिल रहा है, ये एक टाइप का ग्राफ। तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज ही यहाँ पे ड्रॉ करने में मुझको गलती हो गया, यहाँ पे रेट के साथ कॉन्सेंट्रेशन का ये ग्राफ है, रेट के साथ कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ है, ये y एक्सिस पे रेट है और x एक्सिस में कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है बट रेट सेम है। तो एक्सप्रेशन एक कोई भी एक्सप्रेशन ले लो, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट, concentration of H2 to the power 0, concentration of Cl2 to the power 0, ठीक है। अभी concentration चेंज हो रहा है बट रेट फिक्स्ड है। रेट का यूनिट क्या है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, और concentration क्या होता है, मोल, लीटर इनवर्स, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझसे गलती हो गया, रेट के साथ concentration, तो कोई कॉन्सेंट्रेशन जो भी चेंज हो रहा है उससे रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का पावर कितना है, 0। इसीलिए क्या होता है, रेट का
कोई चेंज, रेट का कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रहा। और एक टाइप का ग्राफ है फास्ट ऑर्डर रिएक्शन में, हाफ लाइफ के साथ कॉन्सेंट्रेशन। वाई एक्सिस में हाफ लाइफ की हाफ और एक्स एक्सिस में कॉन्सेंट्रेशन। हमने एक रिलेशन देखा ना, हमने एक रिलेशन देखा था, क्या रिलेशन था? E हाफ इज इक्वल टू C0 बाई K। इसका मतलब हमने लिखा था क्या? हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो हाफ लाइफ भी बढ़ेगा, और हाफ लाइफ बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। तो ये कैसा होगा? ये स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि सपोज ले लो कॉन्सेंट्रेशन 10 मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर, यहाँ पे हाफ लाइफ सेकेंड में हो रहा है। अभी 10 सेकेंड 10 सेकेंड में 10 सेकेंड में कॉन्सेंट्रेशन 10 है, इसको जोड़ेंगे तो हमको ये मिलेगा, इसको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। ये 20 सेकेंड में कॉन्सेंट्रेशन 20 है, 30 सेकेंड में कॉन्सेंट्रेशन 30 है। ये लाइन को जब जोड़ेंगे तो हमको ऐसा मिलेगा। तो ग्रेजुअली क्या हो रहा है? टाइम बढ़ रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ रहा है, ऐसा। तो ये तीनों टाइप का ग्राफ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन में उनको देखने को मिलता है। लिख लो सभी, मैं 30 सेकेंड दे रहा हूँ, लिख लो। 30 सेकेंड के अंदर खत्म करो। हो गया ना? सभी का हो गया? ठीक है, अभी चले जाएंगे क्या? फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हमने टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन और रेट कांस्टेंट के साथ कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन डिराइव किया ना, वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमको एक रेट इक्वेशन चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, अभी देखो पहले वाला केस में तो रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लेट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, तो हमको ये से ये मिलता है, पूरा मिल रहा है, ठीक है। ये से हमको पूरा मिल रहा है। अभी इनिशियल टाइम मतलब टाइम t इक्वल टू 0, तब ए का कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल ए होता है, प्रोडक्ट तब तैयार नहीं हुआ तो उसका कॉन्सेंट्रेशन 0 है, ठीक है ना। अभी t इक्वल टू p मतलब एट इक्विलिब्रियम, मतलब एट इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है? ए का कॉन्सेंट्रेशन जितना डिक्रीज करेगा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही बढ़ेगा। इक्विलिब्रियम में तो वही होता है, t इक्वल टू t मतलब इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा जितना, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन उतना इंक्रीज करेगा। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन x डिक्रीज कर रहा है, x डिक्रीज करने के बाद रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा? a माइनस x। तो x डिक्रीज करने के बाद रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन a माइनस x, तो डिक्रीज कितना हुआ? x, ठीक है। हाँ, इसको हमने बोला कि फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके।
अब इसका रेट लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू माइनस ddt ऑफ concentration of A equal to rate constant K A to the power 1। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है, वो मालूम है। अभी इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे और इंटीग्रेशन भी करेंगे। तो यहाँ पे जो d है तो माइनस इंटीग्रेशन dA बाय लिमिट कितना लेंगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0 फाइनल कॉन्सेंट्रेशन Ct इज इक्वल टू K इंटीग्रेशन dt इनिशियल टाइम 0 t इज इक्वल टू 0 फाइनल टाइम t इज इक्वल टू t। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन dA by a मतलब dx by x, तो मालूम है ना dx by x क्या होता है, इंटीग्रेशन dx by x मतलब log x, सही है ना? हाँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरा मैथ बहुत वीक है, तो ये log x हो जाएगा, सही है ना? हाँ, log x ऐसा है ना, log x होगा या ln x होगा, कौन सा वाला होगा? ठीक से बोलो उसको, ठीक से बोलो। ठीक है, अभी इसके इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस dA by a मतलब log a हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट था, तो माइनस log a, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन देखो, इसको पकड़ लेते हैं तो C0 Ct हम यहाँ पे नहीं लिखते, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर देते, थोड़ा सा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये था जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ t इज इक्वल टू t में a माइनस x, ऐसा ही लिखिए। अभी इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, a है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन a माइनस x है इक्वल टू माइनस k dt मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dt मतलब हो गया, इसका इनिशियल लिमिट 0 है, फाइनल लिमिट t है, तो माइनस यहाँ पे log फाइनल लिमिट हो जाता है क्या, a माइनस x, सही है ना? हाँ, a माइनस x माइनस log a इज इक्वल टू kt। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो क्या होगा, माइनस को प्लस करने के लिए क्या करेंगे, log a होगा, हाँ, और माइनस log a माइनस log a माइनस x इज इक्वल टू kt होगा। अभी सब्सट्रैक्शन को हम log में इन टर्म्स ऑफ डिवीजन कर सकते हैं, तो हो जाएगा क्या, log a डिवाइडेड बाय a माइनस x इक्वल टू kt। ठीक है ना, इस फॉर्मेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ये मतलब क्या, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख सकते हैं, वी कैन राइट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A और C नॉट फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मुझको ना ऐसा लगता है मुझसे गलती हो गया, हाँ, ये ना ये log x नहीं हो गया, ये ln x हो गया, ये होता है ln x, ठीक है, तो यहाँ पे जो जगह जहाँ पे मैंने log लिखा वहाँ पे ln लिखा है, ln
ln, यहाँ पे ln हो जाएगा, यहाँ पे भी ln, यहाँ पे भी ln हो जाएगा, और यहाँ पे भी ln हो जाएगा। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू A माइनस x और Ct, ये हम लिख सकते हैं। अब ln को लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ln मतलब 2.303 log e raised 10 a divided by a minus x equal to 80, ठीक है। और हम लिख सकते हैं क्या, और इसको सिर्फ उल्टा कर देते हैं, a is equal to 2.303 by t log to the base 10 a divided by a minus x। ये फॉर्मेट हो गया फास्टर रिएक्शन का, जहाँ पे रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 2.303 by t log a by a minus x, और t को हम यहाँ पे हटा देंगे तो t यहाँ पे चला आएगा, तो इसको हम बदल देते हैं क्या, ये इक्वेशन 5 हो गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो इक्वेशन 5 का और एक फॉर्म होता है, क्या होता है, तो ये a के जगह पे हम c0 दिखा सकते हैं, और a is equal to 2.303 by t log c0 by ct, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इसको भी हम इक्वेशन 5 कह सकते हैं, ठीक है। अभी t को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो कैसा हो जाएगा, इसको भी हम 5 लिख सकते हैं, दोनों को भी 5 लिख सकते हैं, और एक फॉर्मेट हो सकता है t is equal to 2.303 by k log c0 by ct, और ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं t is equal to 2.303 by k log c0 के जगह पे हम a लिख सकते हैं, और ct के जगह पे a minus x, मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ये भी फॉर्मेट है हम लिख सकते हैं, ये हो गया इक्वेशन 6 हो गया। अभी यहाँ से हमको हाफ लाइफ निकालना पड़ेगा, यहाँ से हमको हाफ लाइफ का वैल्यू अभी निकालना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज भी निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे तो एक ही टाइम दिया हुआ है, दो टाइम दिया होगा तो कैसे हम करेंगे, कैसे हम करेंगे, तो पहला वाला जो फॉर्मूला हमको निकल गया, अभी इसके बाद हम दूसरा फॉर्मेट निकालेंगे, इसका नाम क्या है अभी मैं बता दूंगा। जब हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया था ना, तो हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया था, तब हमको वैल्यू कितना मिला था, ऐसा वैल्यू मिला था हमको, हाँ, ln ct इक्वल टू ln c0 माइनस kt, ये हमको मिला था ना, हाँ, ये हमको मिला था या नहीं मिला था, ln ct डिवाइडेड बाय c0 इक्वल टू kt, ये हमको मिला था ना, हाँ। अभी इसको एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, इस इक्वेशन का एक्सपोनेंशियल जो फॉर्मेट है उसका नाम क्या है, विल-हेनी फॉर्मूला, विल-हेनी फॉर्मूला of the above equation इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब यहाँ पे ln ct इक्वल टू ln c0 प्लस kp, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस होता है, माइनस है ना, माइनस है या नहीं है, हाँ, जब c0 को ऊपर में जब रहता है तो प्लस, ct जब ऊपर में रहता है तो माइनस होता है ना, तो यहाँ पे तो एक माइनस होगा। अब इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेंगे तो क्या होगा, हाँ,
ln ct को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेंगे तो क्या होगा, ct is equal to c0, ct is equal to c0 e to the power minus kt। ये हो रहा है नील हेवी फॉर्मूला, और इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन 6 कह सकते हैं। इक्वेशन 7 नील हेवी फॉर्मूला और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 6। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पे ई तुम लोगों को मालूम नहीं है क्या, ई मतलब एक्सपोनेंट। ln को जब ओनली सीटी में लिखेंगे, जब नॉर्मल टर्म क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, मतलब ln इज इक्वल टू 1 बाय एक्सपोनेंशियल टर्म। ln मतलब 1 बाय e, मतलब ln के साथ एक्सपोनेंट का इनवर्स रिलेशन है। अभी अभी देखो इक्वेशन 6 को हम कैसे लिख सकते हैं। सपोज ले लो क्या, दो दो काम हो रहा है, दो काम हो रहा है, दो काम हम कर रहे हैं एक साथ। तो let us consider A is from product P1 and product P2। अभी इसके लिए जो टाइम लग रहा है इसको हम क्या कहेंगे, T1। इसके लिए जो टाइम लग रहा है ये हो गया T2। It is a first order reaction, it is a first order reaction। ठीक है, अभी इक्वेशन 6 को हमने कैसे लिखा, इक्वेशन 6 मतलब 2.303 t is equal to 2 point, ये तो जनरल इक्वेशन है, t और t is equal to 2.303 by t log a divided by a minus a, ये हमने लिखा था। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, अभी रिएक्शन को खत्म करने के लिए हमको क्या लग रहा है, t1 टाइम लग रहा है। तो हम लिखेंगे क्या, for the first case a is equal to 2.303 by t1 log a divided by a minus x। ठीक है, तो ये को हम a1 लिख सकते हैं, a1, और ये a1 और इसको इस फॉर्मेट भी हम लिख सकते हैं, C0 divided by CT1। और for the case 2 k is equal to 2.303 by E2 log C0 divided by CE2। तो इन दोनों में एक इंटरवल है, टाइम का एक अंतर है, एक के लिए T1 टाइम लग रहा है, दूसरे के लिए T2 टाइम लग रहा है। तो दोनों से हमको एक टाइम इंटरवल फॉर्मूला मिल जाता है, टाइम इंटरवल वाला एक फॉर्मूला मिल जाता है। from the case 1 and 2, the time interval formula
is equal to 2.303 final time minus initial time log C1 by CT1 by CT। ये हो गया टाइम इंटरवल वाला फॉर्मूला, ये इक्वेशन 8 है। नेक्स्ट दिन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट दिन हम सेकेंड, अच्छा इसका हाफ लाइफ कर देते हैं, इसका हाफ लाइफ अभी कर देते हैं। हाफ लाइफ ऑफ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, half life of fast order reaction। हाफ लाइफ मतलब रिएक्शन को 50% कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। मतलब क्या होता है, टी हो जाता है टी हाफ, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन सी टी हो जाता है हाफ ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो हाफ ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अभी इस वैल्यू को इक्वेशन 6 में हमको बिठाना पड़ेगा। So putting these values in equation 6, then we can write P half is equal to 2.303 by K log C0, CT की जगह में हम लिखेंगे क्या, C0 by 2, C0 by 2 और P half is equal to 2.303 by K। इसको उल्टा देंगे तो क्या होगा, log C0 into 2 by C0, C0 लाते कट जाएगा तो मिलेगा log 2, तो P half is equal to 2.303 by K log 2। log 2 का वैल्यू कितना है, log 2 का वैल्यू 0.3010। अभी 2.303 के साथ 0.3010 को मल्टीप्लाई करेंगे, करने के बाद हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा T half लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 0.693 by K। ये हो जाता है हाफ लाइफ पीरियड का रिलेशन। अभी देखो ये हाफ लाइफ पीरियड का ये यहाँ पे ये इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन 9 कह सकते हैं। अभी इस इक्वेशन को अच्छी तरह से देखो, ये हो गया रेट कांस्टेंट, यहाँ पे कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं है, मतलब हाफ लाइफ पीरियड के साथ कॉन्सेंट्रेशन का कोई लेना देना कुछ नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे तो हाफ लाइफ का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, सो half life period is independent of concentration curve। मतलब कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर हाफ लाइफ डिपेंड नहीं कर रहा है, তাহলে অধ্যায়ের উপর বারুত্ব নির্ভর করে না। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, तो कंक्लूजन क्या होगा, सो देयरफॉर हाफ लाइफ की हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
is a constant. इसके लिए हम बोल सकते हैं कि फास्ट ऑर्डर रिएक्शन में अप्लाई कॉन्सेंट्रेशन को डिपेंड नहीं करता है, तो इसको हम कांस्टेंट बोले। প্রথম কোন বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে हाफ लाइफ और डाइवेटिव होगा, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, अभी एग्जाम्पल और जो ग्राफिकल फॉर्म में वो भी आज खत्म नहीं कर देते हैं ना, क्या होगा तो एक चीज तो खत्म हो जाएगा ना। तो अभी एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल ऑफ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। Examples of fast order reactions. तो पहला वाला रिएक्शन में तो डिकम्पोजिशन ऑफ azo isopropane azo isopropane structure क्या है CH3 CCH3 CH3 in double bond A, single bond CH, CH3, CH3. The single bond in double bond and single bond इसको एजो कहते हैं एजो। अब इसको डिकम्पोज करेंगे, ये देखो आइसोप्रोपेन, ये कार्बन के साथ दो मिथाइल ग्रुप है, मतलब कितना कार्बन है एक दो तीन, एक कार्बन के साथ दो सिमिलर ग्रुप रहता है तो हम आइसो कहते हैं, इसलिए आइसोप्रोपेन बीच में एजो बॉन्ड। इसको ये जब डिकम्पोज होगा हीट देने से हमको मिलेगा क्या, नाइट्रोजन गैस मिलेगा और एल्केन मिलेगा हेक्सेन C6H14 गैस। दूसरा H2O2 को जब डिकम्पोज करेंगे तो मिलेगा क्या H2O प्लस R2। दूसरा NH4 जब डिकम्पोज करेंगे और मिलेगा क्या Na प्लस 2H4। और चौथा एग्जांपल है क्या है, रेडियोएक्टिव डीके, इरोस्टियोमोल डिओजोन, रेडियोएक्टिव डीके all radioactive decays are always followed fast order kinetics. Example, radium ले लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 88, मास नंबर 226, तो डीके होकर हमको मिलेगा क्या रेडॉन Rn 86 222 plus मीरा।
देखो ये हो गया फास्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेडियोएक्टिव एग्जांपल, रेडियम से हमको रेडियम मिल रहा है और हीलियम मिल रहा है। ठीक है, अभी एक प्रॉब्लम में चला जाएगा, ये होगा अभी मैं 20 सेकंड दे रहा हूँ, ये कर लो। तो सभी रेडियोएक्टिव डिओजोन प्रथम विक्रिया अनुसरण कर, जितना भी रेडियोएक्टिव दी गई ले लो, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है। अभी एक 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। 0.75 divided by T 0.50 for first order reaction। ठीक है, तो T 0.75 T 0.50 फास्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो T 0.75 मतलब क्या है, तो हमको T 0.75 ये खोजना है। T 0.1 मतलब कितना टाइम, 0.75 मतलब T 75/100, तो इसको 25 से काटेंगे तो कितना होगा, T 3/4, तो T 0.75 मतलब T 3/4। ठीक है, मतलब 3/4 टाइम चला गया, तो 3/4 टाइम जब चला जाता है तो क्या होता है, सपोज ले लो ये रिएक्टर का टी हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, अभी टाइम t इक्वल टू 0 था, तब ए का कंसंट्रेशन ए था, अभी t क्या हो गया, t इक्वल टू 3/4 हो गया, मतलब 75%, मतलब ए का कंसंट्रेशन ये था, अभी इसका कंसंट्रेशन 3/4 डिक्रीज कर गया, तो a माइनस x के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3/4a, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन जितना था उसका 3/4 डिक्रीज कर गया। ये वाला हमारा फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, ये 0, अभी t 0.50 मतलब t 50/100 मतलब क्या हो जाएगा, t हाफ। ये हमको मालूम है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तभी हम लिखते हैं क्या, इनिशियली इसका कंसंट्रेशन ये था, ये 0 था, t 0 जब था तो a का कंसंट्रेशन ये था, ये 0 था, t जब हाफ हो गया तब कंसंट्रेशन इनिशियली जो था उसका हाफ डिक्रीज हो गया, मतलब a था इसका हाफ मतलब a/2 हो गया, तो रहेगा कितना, a माइनस a/2, इनिशियल मतलब जितना कंसंट्रेशन डिक्रीज कर गया, तो t हाफ में हो जाएगा a माइनस a/2। ठीक है ना, अब इसको हम फास्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट के जो इक्वेशन में इसको बिठा देंगे, हाँ बिठा देते हैं, तो P 3/4 क्या होगा, 2.303 बाई के log a divided by a minus 3a/4, हाँ, और a is equal to 2.303 यही लिखेंगे ना, हाँ, 3/4 क्या करेंगे, ये तो यही करेंगे या क्या करेंगे, या दूसरा चीज करेंगे, हाँ, यही करें या दूसरा चीज, यही करते हैं, इसको ये तो रेशियो में निकालना है ना। अभी टी हाफ क्या होगा, ये इक्वेशन 1, टी हाफ होगा क्या, 2.303 बाई के हमको मालूम है,
टी हाफ जब होता है तो कैसा होता है 0.693, तो log a माइनस a बाई 2। तो यहाँ पे दोनों का रेशियो निकालना है, तो t3/4 डिवाइडेड बाई t हाफ। तो ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये वाला चीज कट जाएगा ना, 2.3 तो अभी हम सिंपलीफाई करके लिख देते हैं 2.303 के लॉग ए, अभी सब्ट्रैक्ट करके कितना मिलेगा इसका वैल्यू a/4, ऊपर में चला जाएगा 4 तो ए कट जाएगा, अभी 2.303 बाई के लॉग ये हो जाएगा क्या a/2, हमको ये वैल्यू मालूम है 0.693। अभी ये वाला कट जाएगा, हाँ ऊपर में क्या आ जाएगा log 4 और नीचे में log 2, कितना आएगा वैल्यू 2 आएगा, हाँ तो t3/4 डिवाइडेड बाई t आप हमको मिलेगा क्या 2 मिलेगा, क्योंकि q log 4 मतलब log 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई log 2। अभी log 2 का होल स्क्वायर मतलब 2 log 2 डिवाइडेड बाई log 2। log 2 कट जाएगा तो हमको log 2 रह जाएगा, तो t3/4 हाफ हो जाता है 2, ठीक है ना। ठीक है, मैं 2 प्रॉब्लम दूंगा, वो तुम लोगों को करना पड़ेगा। पहला वाला प्रॉब्लम, at least how many half lives lapse for a first order reaction A to products, so that the reaction is at least 95% completed. Question mark. तो हमको हाउ मेनी हाफ लाइफ है निकालना है, गिवन log 2 is equal to 0.3 दिया हुआ है। तो पहला वाला प्रॉब्लम, ठीक है, यही करके हमको दिखाना है, बाद में हमको दिखाना है।